नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए अति महत्वपूर्ण पेपर और ये सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षाओं में आए हुए हैं जो कि महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, किसने फांसी पर चढ़ने से पहले यह इच्छा व्यक्त की कि उनकी राख को भारत के पुनः संगठित होने तक संभाल कर रखा जाए और एकीकरण के बाद उसे सिंधु में विसर्जित कर दिया जाए? उधम सिंह, सूर्य सेन, नाथूराम गोडसे, भगत सिंह। तो यह कथन है आपका सही उत्तर नाथूराम गोडसे। और जैसा कि विगत है कि मित्रों 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी और नाथूराम गोडसे को मित्रों फांसी दी गई 15 नवंबर 1949 को, ये डेट है। और नाथूराम गोडसे ने जो मरने से पहले अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की थी वो इसी का कथन है। क्वेश्चन सेकंड, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 19 सितंबर 1960, 12 नवंबर 1959, 16 दिसंबर 1963, 18 अक्टूबर 1969। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए 19 सितंबर 1960 को और इसकी मध्यस्थता कराची में हुई और विश्व बैंक ने किया। और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां के बीच में ये संधि हुई। तीसरा, 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीरापोड्या कट्टाबोम्मन किस वर्तमान राज्य से थे? तो अनुमान लगाइए, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक। तो 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीरापोड्या कट्टाबोम्मन जिस वर्तमान राज्य से थे वो है आपका तमिलनाडु। और ये मित्रों जो वीरापोड्या कट्टाबोम्मन थे ये तमिलनाडु में स्थित पंचल कुरिची के सरदार थे। इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की संप्रभुता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उसके खिलाफ युद्ध किए जिसे पालीगढ़ का पहला युद्ध कहा गया। और इसमें विशेष में एक बात और है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान की शहादत के बाद तमिलनाडु के डिंडीगुल तथा मालाबार क्षेत्र में अंग्रेजों की भूमिकर व्यवस्था के विरुद्ध वीरा कट्टाबोम्मन ने पालीगरों की सहायता से 1801 से 5 तक विद्रोह किया। क्वेश्चन 4, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में डैश की स्थापना की थी? इंडियन एसोसिएशन, ओरिएंटल एसोसिएशन, तथागत एसोसिएशन या बंगाल एसोसिएशन? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में आपकी स्थापना की थी इंडियन एसोसिएशन। और इंडियन नेशनल एसोसिएशन मित्रों जो है इंडियन एसोसिएशन इसी को कहा जाता है। स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने किया था। इंडियन नेशनल एसोसिएशन को कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में 26 जुलाई 1876 को, याद रखिएगा मित्रों, 26 जुलाई 1876, 26 जुलाई के फैक्ट को भूलना नहीं है,
भारतीय राष्ट्रीय समिति नाम से स्थापित किया गया था। शिशिर कुमार के इंडियन लीग का इंडियन एसोसिएशन में विलय भी हुआ था। क्वेश्चन 5, आंदोलन रेड शर्ट के अगुआ थे मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली, खान अब्दुल गफ्फार खां, अशफाकुल्ला खां। तो आंदोलन रेड शर्ट के अगुआ थे आपके सी खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां, सीमांत गांधी भी इन्हें कहा जाता है, और इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में मित्रों खुदाई खिदमतगार नामक आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के स्वयंसेवक लाल कुर्ता धारण करते थे, इसलिए इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन या रेड शर्ट भी कह सकते हैं। क्वेश्चन 6, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? आसान सा प्रश्न है। बाल गंगाधर तिलक, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय। तो आंदोलन के जिस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है वह है आपके सी दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश सरकार को भारत के मामलों की सही जानकारी देने के लिए इन्होंने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, और 1892 में लिबरल पार्टी के उम्मीदवार, कभी कभी पार्टी का नाम भी पूछा जाता है मित्रों, लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय बने। तो कब जीता चुनाव? 1892 में। किस पार्टी से उम्मीदवार थे? लिबरल पार्टी के। और कहाँ जीतने वाले पहले भारतीय बने? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया। और इसी पुस्तक की सहायता से उन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 देख लीजिए। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय भारत का वायसराय कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवल या लॉर्ड किंग्सफोर्ड। तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और ये कौन से वायसराय थे? तो याद रखिएगा 34वें वायसराय थे, और ये अंतिम वायसराय भी थे। और सभी को पता है माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई, किस दिन मित्रों? 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पास किया। माउंटबेटन के समय ही भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तथा यह पाकिस्तान और भारत नाम के 2 देशों में विभाजित हुआ। क्वेश्चन 8 देख लीजिए। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो देख लीजिए। पहला कथन, गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। दूसरा, 1914 से 18 के महान युद्ध के दौरान फ्रेंच ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी। तीसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ। तो जो कथन सही है वो है आपका पहला और तीसरा। सही उत्तर डी। क्वेश्चन 9, एडवर्ड लुटियंस
और हर्बर्ट ब्रेकर दो आर्किटेक्ट हैं जिन्हें डैश शहर का डिजाइन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। इलाहाबाद, चंडीगढ़, रायपुर, नई दिल्ली। तो एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट ब्रेकर दो आर्किटेक्ट हैं जिन्हें नई दिल्ली शहर का डिजाइन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। और जो एक बात और है, एडवर्ड लुटियंस के साथ हर्बर्ट ब्रेकर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन की रूपरेखा बनाने में भी शामिल थे। क्वेश्चन 10, प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता कौन है? श्री अरबिंदो, श्री बंकिम चंद्र चटर्जी, श्री रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री आरती चौधरी। तो आनंद मठ के रचयिता सभी को पता है मित्रों, आसान सा प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी। कब? 1882। और यह मित्रों उन दुर्लभ दस्तावेजों में से एक है जिसने भारतीय समाज को नई दिशा दी। अरबिंदो की श्रेष्ठ रचना याद है, लाइफ डिवाइन, और रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि। क्वेश्चन 11, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? टी कृष्णचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर आपके कहा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ही कहा था बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर। 12, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? कॉर्नवालिस, वेलेजली, डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना की गई थी आपके वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन 13, बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत किसने की? तो रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, जॉन एडम्स। तो बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत आपके की गई रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और मित्रों इसके लिए जैसा कि आपको भी जानकारी होगी, जब दो स्वतंत्र सत्ताएं एक साथ सत्ता का संचालन जब दो स्वतंत्र सत्ताएं सत्ता का एक साथ संचालन करती हैं तो इसे द्वैत शासन कहते हैं। द्वैत शासन का सिद्धांत सबसे पहले लियोनेस कर्टियस नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक डायरकी में प्रतिपादित किया और बंगाल में इसकी शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की। और क्लाइव ने द्वैत शासन के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली और दीवानी न्याय, याद रखिएगा, प्रशासन, राजस्व वसूली और दीवानी न्याय अपने पास रखे, जबकि आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी न्याय और अन्य समस्त प्रशासनिक दायित्व किसके ऊपर छोड़ दिया? नवाब के पास। और यह कब से कब तक लागू रही? 1765 से 1772। 1772 में इसे किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल भारतीय नेताओं के साथ उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए भारत आया? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन, सार्जेंट कमीशन। तो जो ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल भारतीय नेताओं के साथ उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए भारत आया वो है, अनुमान लगाइए, 14 का बी, क्रिप्स मिशन। और जैसा कि इसमें भी कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने पर या उस समय जापान की जो शक्ति बढ़ रही थी,
उससे मित्र राष्ट्र चिंतित हुए। अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर दबाव डाला कि वो भारत को शीघ्र अतिशीघ्र स्वतंत्र करे। इसके परिणामस्वरूप ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल 11 मार्च 1942 को स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन की घोषणा की। तो ब्रिटेन के कौन से प्रधानमंत्री? विंस्टन चर्चिल। और यह मिशन कब भारत पहुंचा? 23 मार्च 1942 को। लेबर पार्टी ने क्रिप्स के प्रस्तावों को कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया और महात्मा गांधी ने इसी के बारे में कहा है, इन प्रस्तावों को दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तरतिथि चेक बताया था। क्वेश्चन 15, भारतीय संवैधानिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने की? डेनियल रेडक्लिफ, वायसराय लॉर्ड इरविन, सर जॉन साइमन, वायसराय लॉर्ड जेम्स फोर्ड। तो भारतीय संवैधानिक आयोग 1928 की अध्यक्षता आपके की गई सर जॉन साइमन। सी करेक्ट आंसर है। विस्तार से अगर जाने तो वर्ष 1928 में जब साइमन आयोग का अध्यक्ष बनकर भारत आए तो इसी को साइमन आयोग कहा गया और साइमन कमीशन की नियुक्ति राज्य सचिव बर्केनहेड ने, याद रखिएगा, राज्य सचिव बर्केनहेड ने 1927 में की थी। इसमें 7 सदस्य थे, सातों के सातों अंग्रेज थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया। 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में इसका पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। तो किस अधिवेशन में? मद्रास के अधिवेशन में। और उस मद्रास के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे M.A. अंसारी। 1928 में भारत पहुंचा और देशव्यापी हड़ताल हुई और 1928 और 29 के बीच कमीशन ने 2 बार भारत की यात्रा की और 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में विचार होना था। क्वेश्चन 16, खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब, ईरान। तो आसान सा प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का संबंध तुर्की से था। जैसा कि सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन द्वारा यह वादा किया गया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन युद्ध समाप्ति के बाद ब्रिटेन ने खलीफा की सत्ता को विघटित करने का निर्णय लिया और उस समय संसार भर के मुसलमान सुल्तान को क्या मानते थे? अपना धर्मगुरु मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों को इसी आधार पर समर्थन दिया था कि तुर्की के साथ सम्मानजनक आपका व्यवहार किया जाएगा, लेकिन युद्धोपरांत सरकार अपने वादे से मुकर गई और यही खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि थी। क्वेश्चन 17, 1904 में क्रांतिकारियों के गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की? दामोदर चापेकर, वी.डी. सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस। तो 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की थी वीर सावरकर ने। वीर सावरकर ने एक और संगठन बनाया था 1900 में मित्रों, क्या नाम था? मित्र मेला। और इसी संगठन का नाम बदलकर 1904 में क्या कर दिया गया? अभिनव भारत। उद्देश्य क्या था? भारत की पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन 18, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? तो 1917, 1923,
1906 या 1911? तो किंग जॉर्ज पंचम ने जिस वर्ष भारत का ताज ग्रहण किया था वो वर्ष है आपका 1911। और ये 1911 महीना 22 जून, ये भी याद रखिएगा। दिल्ली दरबार में अपनी भारतीय प्रजा के सामने भारत के राज मुकुट से किंग जॉर्ज पंचम का राज तिलक हुआ। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग था। जॉर्ज पंचम की पत्नी जो उसके साथ भारत आई, क्वीन मेरी, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण काम इस समय में क्या हुआ? राजधानी परिवर्तन, कलकत्ता से दिल्ली, और दिल्ली भारत की राजधानी बनी। क्वेश्चन 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस सत्र में पूर्ण स्वराज को अपना विशिष्ट लक्ष्य घोषित किया? लाहौर सत्र 1929, त्रिपुरी 1939, सूरत 1905 और कोलकाता का विशेष सत्र 1920। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने जिस सत्र में पूर्ण स्वराज को अपना विशिष्ट लक्ष्य घोषित किया वो है आपका ए, लाहौर सत्र 1929। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन 20, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जस्टिस राणा डे, मैडम ब्लॉटवर्स्की, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक बी, मैडम ब्लॉट। और मेनली मित्रों थियोसॉफिकल सोसाइटी कैसी संस्था थी? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक संस्था थी। और मैडम ब्लॉटवर्स्की कहाँ की निवासी थी? रूस की निवासी थी। और एक और था कर्नल हेनरी स्टील अल्काट। और पेट्रोना ब्लॉटवर्स्की ने 17 नवंबर 1875 को इस संस्था की स्थापना की। और कहाँ पे स्थापना की? न्यूयॉर्क में। इंडिया में इसका मुख्यालय बनाया गया कहाँ पर? मद्रास के अडयार में। कब बनाया गया? 1882। 21, निम्नलिखित में से किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था? एका आंदोलन, तेभागा, किसान सभा, बारदोली सत्याग्रह। तो जिस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था वो है बारदोली सत्याग्रह। है कहाँ पे मित्रों? गुजरात प्रांत में। हुआ क्या था? यह आंदोलन सरकार द्वारा बढ़ाए गए 22% कर, कितना परसेंट याद रखिए, 22% कर के विरोध में चलाया गया था। और महिलाओं ने भी भाग लिया। और प्रमुख लोगों में नाम किसका है? कस्तूरबा गांधी, बम्बई की मीठू बेन पारसी, शारदा मेहता, मणिबेन पटेल। और सरकार ने बाध्य होकर जो न्यायिक अधिकारी ब्लूमफील्ड तथा राजस्व अधिकारी मैक्सवेल से मामले की जांच कराई। और जांच के उपरांत यह कर कितना कम कर दिया गया? 22% से घटाकर कितना कर दिया गया? 6.03% कर दिया गया। क्वेश्चन 22, निम्न में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिटन। तो जिस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी वो है लॉर्ड रिपन। और
मित्रों, अगर इसके बारे में बात करें तो ब्रिटिश शासनकाल में चार्ल्स वुड घोषणा पत्र के आधार पर भारत में शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए, किस लिए हुआ था? शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए विलियम हंटर की अध्यक्षता में यह आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में कितने भारतीय सदस्य थे? 8 भारतीय सदस्य थे। और हंटर शिक्षा आयोग को जो सीमित किया गया वो था प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित किया गया। क्वेश्चन 23, ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? अलीवर्दी खां, मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला। तो ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर जिसने हस्ताक्षर किए वो है आपका डी, सिराजुद्दौला। और यह संधि कब हुई? 9 फरवरी 1757 को यह संधि की गई। और ब्रिटिश की तरफ से कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को अपने सिक्के ढालने का अधिकार प्रदान किया गया। और यह संधि ही प्लासी की लड़ाई की पृष्ठभूमि भी कहा जाता है। 24, पुणे कभी डैश की राजधानी के रूप में जाना जाता था? सिंधिया, होलकर, भोंसले, पेशवा। तो पुणे कभी, अनुमान लगाइए मित्रों, पेशवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था। पुणे पेशवा के काल में कब मराठा राज्य की प्रशासकीय राजधानी बना दी गई? 1749 में। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 3 जून 1818 तक पुणे मराठों के अधिकार में था। क्वेश्चन 25, सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? 1854, 1897, 1878 या 1867? तो सारागढ़ी की लड़ाई लड़ी गई थी 1897 में। महीना सितंबर, 12 सितंबर, ये याद रखिएगा। और वर्तमान में यह जगह कहाँ है? खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में है। और ब्रिटिश सैन्य दल 36 सिख रेजिमेंट की 4थी बटालियन थी जिसमें 21 सिख थे। और जैसा कि मूवी में देखा है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? ईश्वर सिंह। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 1954 तक पुर्तगाली उपनिवेश था? तो अनुमान लगाइए। लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी। तो जो केंद्र शासित प्रदेश 1954 तक पुर्तगाली उपनिवेश था, दादरा और नगर हवेली। इसे 2 अगस्त 1954 को आपको पुर्तगाली शासकों से स्वतंत्रता मिली। और कुछ समय बाद 1961 में इसे भारत संघ में मिला लिया गया। क्वेश्चन 27, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र बेल्ट को तुरान के रूप में दर्शाया गया था? मध्य एशिया, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में जिस भौगोलिक क्षेत्र को तुरान के रूप में दर्शाया गया था वह है आपका मध्य एशिया। और यह शब्द मित्रों किस मूल का है? ईरानी मूल का है।
बहादुर शाह प्रथम का जन्म वर्ष में हुआ था? 1543, 1643, 1743 या 1843? तो सही उत्तर क्या है? बहादुर शाह प्रथम का जन्म वर्ष आपके था 1643। महीना अक्टूबर, तिथि 14 अक्टूबर 1643। कहाँ हुआ था? बुरहानपुर, मध्य प्रदेश में। यह मुगल बादशाह था। कौन सा मुगल बादशाह था? 7वां मुगल बादशाह था। और बहादुर शाह प्रथम की अन्य नाम शाह आलम प्रथम या आलम शाह प्रथम। 4 पुत्र थे। कौन कौन? जहांदर शाह, अजीमुशान, रफीउशान और जहां शाह। 29। रज्मनामा डैश का एक फारसी अनुवाद है? महाभारत, रामायण, वेद, उपनिषद। तो म की आवृत्ति म से महाभारत और रज्मनामा तो कह सकते हैं महाभारत। कौन किया था फारसी अनुवाद? अब्दुल कादिर बदायूनी। रज्म का अर्थ मित्रों होता है युद्ध और नामा का अर्थ है कहानी, अर्थात कह सकते हैं घटना। रज्मनामा युद्ध की कहानी। क्वेश्चन 30। सलीम चिश्ती की दरगाह किसमें स्थित है? हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सीकरी, ग्वालियर का किला या आगरे का किला? तो सलीम चिश्ती की दरगाह आपकी है फतेहपुर सीकरी में। जामा मस्जिद के फतेहपुर सीकरी के जामा मस्जिद में शेख सलीम चिश्ती की समाधि है। अगर कभी क्वेश्चन को टिपिकल बनाना हो तो यह फतेहपुर सीकरी के जामा मस्जिद के किस कोने में है? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी या पश्चिमी? तो यह मित्रों उत्तरी कोने पर स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था? सभी को पता है, अकबर ने निर्माण कराया। और किस वर्ष में? 1580 से 81 के बीच में। और इसकी समाधि को पूर्णतः संगमरमर में किसने परिवर्तित किया? जहांगीर ने। तो टिपिकल प्रश्न है, बोलना नहीं है, क्योंकि इतने आसान तो प्रश्न मित्रों कम ही पूछे जाएंगे। तो टिपिकल बातों को याद रखिए। 31। ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है? किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है? रंगमहल, पंचमहल, लाल किला, बाहे मंदिर? तो जिस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है वह है आपका बी, पंचमहल। निर्माण किसने कराया? मुगल बादशाह अकबर। और यह किस आकार का है? पिरामिड आकार का बना है। और प्रत्येक मंजिल आकार में अपने नीचे की मंजिल से छोटी होती गई है। कहाँ है? आगरा के फतेहपुर सीकरी। 32। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था? तो जहाँ जहाँ कराया था उसको याद करिए। मथुरा कराया था, उज्जैन कराया था, हाँ, और वाराणसी कराया था, इलाहाबाद नहीं। क्वेश्चन 33। भारत में वास्तुकला की चारबाग शैली किसने प्रारंभ की? मुगलों ने, राजपूतों, मौर्यों या मराठों ने? तो भारत में वास्तुकला की चारबाग शैली आपके प्रारंभ की गई मुगलों द्वारा। और चारबाग एक फारसी शैली का उद्यान है। किस शैली का मित्रों? फारसी शैली, कभी पूछा जा सकता है। और इस शैली के जो मुख्य उदाहरण है कौन है?
हुमायूं का मकबरा और ताजमहल। आगरा का आरामबाग, जिसे मुगल सम्राट बाबर ने 1528 में चारबाग शैली में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था का निधन किस सन में हुआ? 1507, 1607, 1707 या 1807? तो औरंगजेब का निधन 1707 में हुआ था। और औरंगजेब ही एकमात्र शासक है जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। कब कब? 1658 और 59 में। मृत्यु 1707, महीना मार्च और तिथि क्या है मित्रों? 3 मार्च। ये है। क्वेश्चन 35। निम्नलिखित में से कौन सी सल्तनत निजाम शाही राजवंश द्वारा शासित थी? गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, बेरार। जो सल्तनत निजाम शाही राजवंश द्वारा शासित थी वो आपकी अहमदनगर। असल में अहमदनगर निजाम शाही राजवंश की राजधानी थी। अहमदनगर की स्थापना किसने की थी? सुल्तान अहमद शाह ने की थी। और मुगल सम्राट अकबर के समय यहाँ का शासक कौन था? बुरहान उल मुल्क। और बुरहान मुल्क की बहन चांद बीबी, जिसका विवाह किस घराने में हुआ? बीजापुर घराने में। कब यह अहमदनगर मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया? 1633 में। किसने मिलाया? शाहजहां ने मिलाया। 36। प्रसिद्ध यात्री दुआर्ते बारबोसा कहाँ का निवासी था? स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, मिस्र। तो याद रखिए त की आवृत्ति दुआर्ते पुर्त, तो कह सकते हैं पुर्तगाल का निवासी था। और इसने मित्रों गवर्नर अल्बुकर्क के दुभाषीय के रूप में भी कार्य किया। किसके समय में विजयनगर की यात्रा की? कृष्णदेव राय। 37। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता था। सामंत, बंदगार, इक्तादार, मुफ्तिश। तो इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था और जिन्हें आपके बंदगान कहा जाता था। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से 36 कितने वर्ष का? 26 वर्ष का। और दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का सूबेदार था। इक्ता प्रणाली की शुरुआत की इल्तुतमिश ने। और दीवान बंदगान नामक दास विभाग की स्थापना किसने की? फिरोज तुगलक। 38। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में किसने अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज बताया? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन। तो दिल्ली के सुल्तानों में जिसने अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज बताया वह है बलबन। और बलबन का शासनकाल मित्रों 1266 से 1286। और किस रचना में अफरासियाब वंश का इसको बताया गया? तो फिरदौसी के शाहनामा में। किसमें? फिरदौसी के शाहनामा में। सिजदा पाबोस की
प्रथा शुरुआत की, नवरोज को मनाना प्रारंभ किया, ईरानी आदर्शों को स्थापित किया। राज दरबार में 39 निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखन वराहमिहिर ने किया? कुमार संभव, शकुंतला, बृहद संहिता, ऋतु संहार। तो जिस पुस्तक का लेखन वराहमिहिर ने किया वो आपके कौन है मित्रों? अनुमान लगाइए। बृहद संहिता, वराह बृहद। याद रखिएगा, वराहमिहिर का जन्म कहाँ हुआ था? उज्जैन के समीप कपिथा गांव में। और वराहमिहिर के गुरु कौन थे? आर्यभट्ट। वराहमिहिर की अन्य रचनाएं बृहद जातक, बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका। और किसने वराहमिहिर को अपने नवरत्नों में शामिल किया था? विक्रमादित्य द्वितीय ने। क्यों शामिल किया? भविष्य शास्त्र और खगोल विद्या में उनके योगदान के कारण। क्वेश्चन 40 निशुंभ शूदनी देवी का मंदिर डैश बनवाया गया था? पल्लव, चोल, गुप्त राजवंश, मुट्टियार। तो निशुंभ शूदनी देवी का मंदिर बनवाया गया था, अनुमान लगाइए, चोलों द्वारा। कब? 9वीं शताब्दी में। चोल वंश का संस्थापक मित्रों विजयालय, राजधानी तंजावुर। विजयालय की उपाधि नरकेशरी। क्वेश्चन 41 पडक्कल में स्थित स्मारकों का समूह डैश में है? महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो पडक्कल में स्थित स्मारकों का समूह कर्नाटक में है, सी। और यह कला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो कला की बेसर शैली के लिए प्रसिद्ध है। क्या यहाँ द्रविड़ और नागर शैलियों के मंदिर हैं? तो हाँ हैं। द्रविड़ पता है शैली दक्षिण भारतीय के लिए और नागर उत्तर भारतीय के लिए। और यह कहाँ स्थित है? बादामी से 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। 42 निम्नलिखित में कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है? विरूपाक्ष मंदिर, बादामी गुफा मंदिर, चेन्ना केशव या ऐरावतेश्वर मंदिर। तो जो मंदिर चोल साम्राज्य का उदाहरण है वो है आपका डी ऐरावतेश्वर मंदिर। किस शैली का मंदिर है मित्रों? द्रविड़ शैली का। कहाँ पे है ये? भारत के तमिलनाडु राज्य कुंभकोणम के पास दारासुरम में स्थित है। किस भगवान को समर्पित है? शिव को समर्पित है। शिव को समर्पित है। और विशेष में कहें तो राजराज चोल द्वितीय द्वारा इस मंदिर को तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर तथा गांगेयकोंड चोलपुरम के गांगेयकोंड चोलेश्वरम मंदिर के साथ यूनेस्को द्वारा वैश्विक धरोहर स्थल बनाया गया है। 43 निम्न में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंध नहीं रखता था? राणा कुंभा, मालदेव, रावचंदा, रावजोधा। तो मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से जो संबंध नहीं रखता था राणा कुंभा, जबकि ये संबंध रखते थे। किस रियासत को मारवाड़ रियासत के नाम से जाना जाता है मित्रों? जोधपुर रियासत। कब से कब अस्तित्व में रही? 1250 से लेकर 1949 तक। 44
चीनी यात्री शुंग युन भारत कब आया था? 510 ईस्वी, 518 ईस्वी, 525 या 528? तो चीनी यात्री शुंग युन आपका भारत आया था 1518 ईस्वी। मुख्यतः ये क्यों आया था? बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने। फोर्टी 5 सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? मुगल राजवंश, मौर्य, गुप्त या चोल? तो सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण आपको बहुत आसान सा प्रश्न है, मौर्य राजवंश। सांची है कहाँ मित्रों? किस स्टेट में? मध्य प्रदेश। जिला कौन सा है? रायसेन जिला। कौन सी नदी के तट पर? बेतवा नदी के तट पर। किसने बनाया? अशोक ने। कब बनाया? 3री सदी ईसा पूर्व में। 46 निम्न में से कौन सी जगह हेमिस मठ के सबसे निकट है? गंगटोक, दार्जिलिंग, लेह, धर्मशाला? तो जो जगह हेमिस मठ के सबसे निकट है वो है आपका सी लेह। किस नदी के किनारे पर यह बना है मित्रों? सिंधु नदी के। 47 कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख? तो कैवल्य आपका जैन से संबंधित है। कैवल्य को सर्वोच्च एवं पूर्ण ज्ञान कहते हैं और यह सिर्फ तीर्थंकर को प्राप्त होगा। अगर और इसके बारे में विस्तार से बात करें तो जैन धर्म में मित्रों अज्ञान से पूर्ण ज्ञान की ओर बढ़ते समय 14 गुण स्थान मतलब चरणों से गुजरना पड़ता है। इसमें 13वां चरण ज्ञान का है। जिसे यह प्राप्त होगा वह अर्हत कहलाएगा। एक अर्हत को जब सिद्धांत देने की क्षमता प्राप्त हो जाती है तो उसे कैवल्य की प्राप्ति होगी और वह तीर्थंकर कहलाएगा। 48 कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? दीघ निकाय, सुत्त पिटक, अंगुत्तर निकाय, विनय पिटक? तो जो बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है वो है आपका अंगुत्तर निकाय, सी। और जैन ग्रंथ कौन सा है जो महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो भगवती सूत्र। 49 सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना डैश द्वारा की गई थी? तो कुमारिल भट्ट, कपिल, गौतम, पातंजलि? तो सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना कपिल द्वारा की गई थी। अंतिम प्रश्न मित्रों इस सीरीज का, मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के डैश प्रांत में है? खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान? तो मेहरगढ़ आपके नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। और यहाँ किस युग के अवशेष मिले हैं मित्रों? तो नवपाषाण युग के अवशेष मिले हैं। किस नदी के किनारे स्थित है? बोलन नदी के किनारे स्थित हैं। प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।